Hello student and welcome back to your YouTube channel. Today we will start the second unit of BSc first semester chemistry. In this video we discuss about the simple bonding theories of molecules. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले देखेंगे कि हमारा जो सेकेंड यूनिट का सिलेबस क्या है उसको पहले देख लेते हैं, तो उसके बाद वन बाय वन करके एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए सेकेंड यूनिट हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है केमिस्ट्री में सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। ठीक, सेकेंड क्या है, सेकेंड है अबाउ प्रिंसिपल। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल बॉन्डिंग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड अप्रोच। उसके बाद सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के उसको हम देखेंगे। ठीक, उसके बाद हम बॉन्ड लेंथ के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा द बैलेंस बॉन्ड थ्योरीज बीबीटी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक, और किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है वो क्या होगा। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, बेंड्स रूल। बेंड्स रूल पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे क्या, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। ठीक, जिसको बोलते हैं BSEPR थियरी। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थियरी है। इसमें हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल का क्या ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, उनके बॉन्ड के बीच बनने वाला एंगल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शेप ऑफ द फॉलोइंग सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस कंटेनिंग लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी में हम पढ़ेंगे जो मॉलिक्यूल है उसके क्या होते हैं, उसका जो शेप और ज्योमेट्री क्या होता है, जब उसमें जो लोन पेयर है या आयंस है तो उसमें किसी भी मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री है, शेप है, वो कैसा होता है। ठीक, इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल हमको पढ़ने हैं, H2O का निकालना है, NH3 का देखना है, PCl5, SF6, SF4, ClF3, I3- और हाइड्रोनियम आयन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, MOT। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जो MOT में ही है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। उसके बाद एंड आयंस। ठीक, इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, N2O2, C2B2, F2, CO और NO एंड दियर आयंस। ठीक, ये हमारा सेकेंड यूनिट का जो सिलेबस है कि सेकेंड यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो है। अब हम एक एक करके जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नोट्स करना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट्स कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, स्टार्ट करेंगे क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और ऑर्बिट क्या होते हैं, उसके बेसिक्स के बारे में एकदम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे इस यूनिट को। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक इस यूनिट का, जो कि है ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट एक फिक्स सर्कुलर पाथ होता है जो कि न्यूक्लियस से फिक्स डिस्टेंस पे होता है, जिसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये देखते हैं ऑर्बिट क्या होता है। एन ऑर्बिट रिप्रेजेंट अ डेफिनिट सर्कुलर पाथ एट अ डेफिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो ऑर्बिट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक डिफिनिट सर्कुलर पाथ को रिप्रेजेंट करता है जो न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स डिफिनिट डिस्टेंस पे होता है। ठीक, इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ
क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो उसमें देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स जहाँ पे किसी भी एटम में, किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट में जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक, इन सब टॉपिक को समझने के लिए हम थोड़ा एटम्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक, एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं। क्या है? ऑर्बिट। जैसे ये सब क्या है? ये क्या है? इसके ऑर्बिट है। ऑर्बिट, और इसको बोलते हैं क्या? सेल भी बोलते हैं, इसे सेल भी बोलते हैं, और एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और एनर्जी लेवल। ठीक, एनर्जी लेवल। ठीक, इसमें क्या है? ये क्या है? इसके ऑर्बिट है किसी भी एटम की। ठीक, तो ऑर्बिट को हम किससे डिनोट करते हैं? के, एल, एम और एन। ठीक, ये हमारा के सेल है, ये क्या है? एल सेल, एम सेल, एन सेल। ठीक, या और हम इसको क्या नंबर देते हैं? तो क्या 1 फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। ठीक, या हम इसको के, एल, एम, एन सेल बोलते हैं, या फिर इसको 1 2 3 फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल या फोर्थ सेल बोलते हैं। ठीक, ये तो हुआ सेल। अब सेल्स के अंदर भी सब सेल्स होते हैं। सेल्स के अंदर क्या होते हैं? सब सेल। जैसे फर्स्ट सेल है, इसमें फर्स्ट सेल में एक सब सेल होता है, एस। ठीक, दूसरे में क्या होता है? एक एस होता है, एक पी होता है। ठीक, थर्ड सेल में क्या होता है? एक एस, एक पी और एक डी होता है। फोर्थ में क्या होता है? एक एस, एक पी, एक डी और एक एफ सब सेल। ठीक, ये फर्स्ट सेल का सब सेल है, इसलिए इसे 1s बोलेंगे। ये सेकेंड सेल का है 2s, 2p, 3s, 3p एंड 3d। ये फोर्थ सेल का है 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक, तो पहले क्या था? हमारा सेल था। सेल के अंदर हमको क्या मिला? सब सेल। सब सेल कौन कौन से थे? एक सब सेल हमारा था एस, पी, डी और एफ। ठीक, अब सब सेल के अंदर क्या होते हैं? सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, जैसे एस सब सेल है, एस सब सेल में हमारा एक ऑर्बिटल है। ठीक, एस सब सेल में एक ऑर्बिटल। पी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3। डी में हमारे कितने होंगे? डी में हमारा 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी में कितने ऑर्बिटल्स? 5, 1 2 5 ऑर्बिटल्स। ठीक, और एफ में हमारे कितने होंगे? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। एफ में हमारे कितने ऑर्बिटल्स? 7 ऑर्बिटल्स। ठीक, एस में सिर्फ एक ऑर्बिटल्स होता रहा है, इसलिए इसे हम एस ऑर्बिटल ही बोलते हैं। ठीक, पी में पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स। अभी देख लीजिए, इसके बाद हम शेप ऑफ ऑर्बिटल में इसको और डिटेल्स में देखेंगे। ठीक, इसमें क्या होता है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी
एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसे बोलेंगे डी जेड स्क्वायर। इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसी प्रकार इसमें कितने होते हैं? 7। एफ में कितने ऑर्बिटल्स? 7 ऑर्बिटल्स। ठीक, तो ये हुआ हमारा क्या? सेल। सेल में क्या होता है? सब सेल होता है और सब सेल्स में क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। और इन्हीं ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं वो इन्हीं ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। ठीक, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इसका क्या है डेफिनेशन? द रीजन इन 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के 3 डायमेंशनल स्पेस में जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है उसमें जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक होगी उसी को क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यहाँ सेल था, सेल में सब सेल है, सब सेल्स में क्या है? ऑर्बिटल्स हैं और इन्हीं ऑर्बिटलों में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। जैसे एस में एक ऑर्बिटल्स हैं तो इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, एस में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा पी एक्स है। इसमें भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होंगे। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार इसमें कितने हुए? इसमें आपके होंगे 10। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करने का भी तरीका होता है। पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल्स को देते हैं, उसके बाद अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचता है तो इसको क्या करते हैं? सेकेंड फिलअप करते हैं। जैसे इसमें पहले हम एक एक फिलअप करते हैं, उसके बाद आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में इन सब के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। ठीक, इसमें 7 ऑर्बिटल, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, ये एटम का क्या है? स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे क्या कि अब हम इसके ऑर्बिटल्स जो हैं, एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स एंड एफ ऑर्बिटल्स, इन सब के शेप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए एक बार और देख लेते हैं थोड़ा ये क्या होता है। फिर से जिन लोगों को नहीं समझ में आया है थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। जैसे ये हमारा एटम्स का क्या है? स्ट्रक्चर है। एटम के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? ऑर्बिट्स हैं। ठीक, या इसी को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं या एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक, इसमें जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसको के सेल बोलते हैं। ठीक, सेकंड को एल सेल, थर्ड को एम सेल और फोर्थ को एन सेल। के एल एम एन, या फिर हम नंबरिंग कर सकते हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। ठीक, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, या के एल एम एन लिखें या 1 2 3 4 लिखें। ठीक, तो ये सेल्स हैं। सेल्स के अंदर क्या है? सेल्स के अंदर सब सेल्स हैं। सब सेल्स कौन कौन से हैं? एस है, पी है। फर्स्ट सेल में एक सब सेल होता है 1s, सेकेंड में 2 सब सेल होता है 2s 2p, थर्ड में 3 सब सेल होता है 3s 3p 3d, फोर्थ में 4s 4p 4d 4f। ठीक, ये चारों सब सेल हैं। सेल्स के अंदर सब सेल्स के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है। ठीक, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 4 ऑर्बिटल होते हैं 3, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, अब इन ऑर्बिटल के अंदर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, एस में एक ऑर्बिटल है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, पी में 3 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे। इसी प्रकार डी में 5 ऑर्बिटल हैं तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 7 है तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये था हमारा ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। अब हम इसके बाद देखते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक, तो आप देख लीजिए, इसको नोट्स कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है। एस ऑर्बिटल का जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा।
ठीक। इसका क्या शेप होगा, स्फेरिकल शेप होगा, जो कि एक नॉन डायरेक्शनल है। ठीक, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है क्योंकि एक स्फेयर रहता है। स्फेयर एक्स वाई जेड किसी भी एक्सिस पे हो सकता है। ठीक, तो ये नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होता है। ठीक है। दूसरा हमारा है पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स का शेप क्या होता है, पी ऑर्बिटल्स का शेप डंबल शेप का होता है। डंबल शेप, ये डंबल की तरह शेप। ठीक, इस तरीके से इसका शेप होता है। ठीक है, तो डंबल शेप का होता है पी ऑर्बिटल। तो इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो जो ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे होगा, जैसे एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे डंबल शेप होगा इसका। ठीक, तो इसे क्या बोलेंगे, पी एक्स ऑर्बिटल। ठीक, वाई एक्सिस पे जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पी वाई। और जेड एक्सिस पे जो होगा उसे क्या बोलेंगे, जैसे कि हमारा जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस पे जो ऑर्बिटल्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पी जेड। क्या बोलेंगे, पी जेड ऑर्बिटल। ठीक, और एक ही में बनाना हो तो कैसे बनेगा, ये हमारा हो गया एक्स वाला, ये वाई वाला, कुछ इस प्रकार से बनेगा, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक, ये हमारा पी ऑर्बिटल हुआ। ठीक, जो कि डायरेक्शनल होता है। जैसे पी एक्स पे होगा तो इसे पी एक्स बोलेंगे, एक्स एक्सिस पे होगा तो पी एक्स बोलेंगे, वाई एक्सिस पे होगा पी वाई होगा, जेड एक्सिस पे होगा तो पी जेड होगा। ठीक, तो ये था हमारा पी ऑर्बिटल। अब हम देखेंगे डी ऑर्बिटल के शेप के बारे में। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डंबल। जैसे उसमें डंबल था पी में, डी में क्या है, डबल डंबल है। एक डंबल ऐसे रहेगा, एक ऐसे। ठीक, तो हम जानते हैं कि डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये पांचों अलग अलग होंगे। देखते हैं इसमें फर्स्ट हमारा क्या होगा, डी डी एक्स वाई। ठीक, डी एक्स वाई क्या होगा, पी वाले में हम डी एक्स रहता तो एक्स एक्सिस पे बनाते थे, वाई रहता था तो वाई एक्सिस पे बनाते थे। लेकिन डी में क्या होगा कि हम जैसे डी एक्स वाई है तो पहले वाले को हम एक्स से थोड़ा सा बेंड कर देंगे, या एक्स और वाई के बीच में बनाएंगे। ठीक, ये क्या हो गया, जैसे ये है। ठीक, ये देखेंगे एक्स वाई पे नहीं, एक्स से थोड़ा एंगल बनाता हुआ वाई से थोड़ा एंगल बनाता हुआ है, तो ये क्या है, डी एक्स वाई। इसी प्रकार डी वाई जेड, डी वाई जेड कैसा होगा, डी वाई जेड, डी वाई जेड वाई और जेड एक्सिस के बीच में होगा। ठीक, और डी एक्स जेड, एक्स और जेड एक्सिस के बीच में होगा।
ये हमारा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड हो गया। हमारा नेक्स्ट क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें क्या होगा, डी एक्स स्क्वायर को डी एक्स में बनाएंगे वैसे वाई पे, ठीक। ये हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, डी जेड स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर कैसा रहता है, जैसे हमारे एक्स है ये जेड एक्सिस है, तो इसका शेप कुछ इस प्रकार से रहेगा। एक ऑर्बिटल ऐसे रहता है, एक ऑर्बिटल इस प्रकार से ऐसे घूमता रहता है, ठीक। ये हमारा है डी जेड स्क्वायर का शेप, ठीक। देखिए ये होता कुछ इस प्रकार से है। ये वाला जो सेकेंड ऑर्बिटल वो छोटा हो जाता है, वो दो ऑर्बिटल में डिवाइड हो जाता है। और ये जानते हैं वेव होता है तो ये क्या होता है, ये घूमता रहता है। तो ये जब घूमता रहता है तो हम इसको कुछ इस प्रकार से सर्कल की तरह दिखा देते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा डी जेड स्क्वायर, ठीक। उसके बाद हमारा आता है एफ ऑर्बिटल्स। एफ ऑर्बिटल का शेप कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। आप इसको एडवांस बुक्स में चाहे तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको किस प्रकार से होता है। देयर आर 7 ऑर्बिटल्स विच पोसेस कॉम्प्लिकेटेड शेप एंड ओरिएंटेशन इन स्पेस। इसका जो शेप होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है, यहाँ पे हम ठीक से बना नहीं सकते। अगर आप लोगों को देखना हो तो एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो भी बुक होती हैं उसमें आपको मिल जाएगा इसका शेप, ठीक। तो ये था हमारा क्या, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अबव प्रिंसिपल, लेकिन उसको पढ़ने से पहले थोड़ा हम क्वांटम नंबर के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा बहुत तो उसके बारे में नॉलेज होगा, तभी जो अबव प्रिंसिपल है वो थोड़ा हमको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा बहुत क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, जो कि है हमारा अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल पढ़े उसके पहले थोड़ा बहुत जानकारी हमको क्वांटम नंबर के बारे में होनी चाहिए। तो क्वांटम नंबर होता क्या है, क्वांटम नंबर वे नंबर्स होते हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताते हैं किसी एटम में, जैसे वो किस सेल में है, किस सब सेल में है, या उसके ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन क्या है, ठीक, या फिर जो इलेक्ट्रॉन है उसके स्पिन का डायरेक्शन क्या होता है। इन सब के बारे में जो संख्याएं हमको बताती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक। क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसी को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम भी, ठीक। थर्ड जो होता है वो होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। तो आइए देखते हैं एक एक करके चारों के बारे में देख लेते हैं। क्वांटम नंबर, द नंबर विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन सेल्स, सब सेल्स, ऑर्बिटल्स एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स। मतलब वे संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन के सेल्स के बारे में बताएं, सब सेल्स के बारे में बताएं, ऑर्बिटल्स के बारे में बताएं, या फिर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएं किसी भी एटम में, उसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड अ क्वांटम नंबर, ठीक। तो हमने शॉर्ट में इन सबको अरेंज किया है, ठीक। अगर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, तो हम आप अगर ज़्यादा डिमांड आएगी तो हम क्वांटम नंबर पे भी एक डिटेल्स वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक। यहाँ पे हमने शॉर्ट में बताया है चारों के बारे में। आइए देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक। इसे हम n से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 2 3 4, ठीक। इसको क्या करता है, हमारा सेल्स के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल्स में है, या सेल्स को हम एनर्जी लेवल बोलते हैं, ठीक।
दोनों एक ही है। तो n की वैल्यू जैसे 1 दी हो, n इक्वल टू 1, तो ये हमको क्या दिखाता है? ये हमको यह बताता है कि जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो फर्स्ट सेल में है। किसमें है? फर्स्ट सेल में प्रेजेंट है। ठीक, अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर n इक्वल टू 2 आता है, n इक्वल टू 2, तो ये हमको ये दिखा रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो किसमें है? वो सेकेंड सेल में प्रेजेंट है। क्या है? सेकेंड सेल में प्रेजेंट है। ठीक, ये हुआ। नेक्स्ट, अगर हमारा 3 आया तो इसी प्रकार वो इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में होगा, उसके बाद फोर्थ सेल में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे हम L से डिनोट करते हैं। किससे? L से। ये क्या हो सकता है? ये किसी भी L की वैल्यू, जैसे हमको कोई n की वैल्यू दी रहती है, जैसे n की वैल्यू n दी है। ठीक, तो n इक्वल टू 1 के लिए L की वैल्यू क्या होगी? 0 टू n माइनस 1। ठीक, जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे n इक्वल टू 1 दिए है, तो L की वैल्यू क्या होगी? 0 टू n माइनस 1। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है? 1 है, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 टू 1 माइनस 1, दैट इज 0 टू 0 आएगा, या सिर्फ 0 लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या शो कर रहा है? यह बता रहा है कि n इक्वल टू 1 में L की वैल्यू 0 आ रही है। L की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब क्या होता है कि n इक्वल टू 1 में, हमने इसके पहले वाले टॉपिक में देखा है कि न्यूक्लियस होता है। ठीक, n इक्वल टू 1, फर्स्ट सेल में एक सब सेल होता है S। ठीक, फर्स्ट सेल में एक सब सेल, सेकेंड सेल में 2 सब सेल S और 2S और 2p रहता है। ठीक, थर्ड में क्या होता है? 3S 3p और 3d रहता है। ठीक, इसी प्रकार फोर्थ में क्या होता है? 4S 4p 4d और 4f। ठीक, तो L इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या है कि फर्स्ट सेल में जो सब सेल है S, फर्स्ट सेल में जो सब सेल S है उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। ठीक, L क्या बताता है? सब सेल के बारे में ही बताता है। तो क्या है? फर्स्ट सेल में जो सब सेल है उसकी वैल्यू क्या है? S इक्वल टू 0। ठीक, क्योंकि n इक्वल टू 1 पे L की वैल्यू 0 आई है, तो S की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसी प्रकार n इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे हम, तो क्या आएगा? n इक्वल टू 2 के लिए L की वैल्यू क्या आएगी? L इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। यहाँ n की वैल्यू 2 दी है, तो 0 टू 2 माइनस 1 क्या आया? 0 टू 1 या 0 और 1, मतलब n इक्वल टू सेकेंड, n इक्वल टू 2, यानी दूसरे सब सेल में दूसरे सेल में 2 सब सेल हैं, दूसरे सेल में 2 सब सेल हैं। ठीक, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0 और 1। 0 किसकी वैल्यू आ रही है? 0 आ रही है S इक्वल टू 0। 1 एक क्या P है, यानी P की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पे 1 आ रही है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? देखिए n इक्वल टू 2 पे हमने लिया तो L की वैल्यू 0 टू n माइनस होगी, n माइनस 1। यह 0, n की जगह हमने 2 रखा, 1 आया, यानी इसका आया 0 टू 1। यहाँ हम इसको कह सकते हैं 0 और 1 आया। S की वैल्यू 0 आई है, S इक्वल टू 0, और दूसरा सब सेल क्या है? P है, यानी P की वैल्यू क्या है? 1। इसी प्रकार
n इक्वल टू 3 पे देखेंगे तो l की वैल्यू आएगी 0 1 2। आप निकाल के देखिएगा यही आएगा। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे 3 सबसेल हैं, 3 सबसेल हैं। पहला S P D, ये देखिए थर्ड सेल में n इक्वल टू 3 पे 3 सबसेल S P और D, मतलब S की वैल्यू 0, P की वैल्यू 1, D की वैल्यू 2। इसी प्रकार n इक्वल टू 4 पे देखेंगे तो आपका वैल्यू क्या आएगी, L की वैल्यू 0 1 2 3। 0 इक्वल n इक्वल टू 4 पे फोर्थ सेल में 4 सबसेल होते हैं S P D और F। ठीक, ये हुआ, मतलब S की वैल्यू 0, P की वैल्यू 1, D की वैल्यू 2, F की वैल्यू 3। इन सब से हमको क्या मिला, S P D और F सबसेल का वैल्यू L इक्वल टू क्या आया, S के लिए 0 आया, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। ठीक, आप इसको लर्न भी कर सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका यूज हम आप भाव के प्रिंसिपल में भी करेंगे। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वांटम नंबर है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m, इसकी वैल्यू क्या होती है, कोई l की वैल्यू दी रहेगी, ठीक, या n की वैल्यू दी रहेगी तो हम उससे l की वैल्यू निकाल लेंगे। और l की वैल्यू, किसी भी l की वैल्यू के लिए m का वैल्यू क्या आएगा, -L2 + L। ठीक, -L2 + L। फॉर एग्जाम्पल, जैसे S इक्वल टू 0 के लिए -0 + 0 वही 0 आएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। P इक्वल टू 1, P के लिए, P में देखिए S P, इसको मिटा दे रहे हैं, D और F। S में एक बॉक्स रहता है, P में 3, D में 5, F में 7, इसी प्रकार। ठीक, तो जैसे 0 के लिए L इक्वल टू 0 है तो M इक्वल टू भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, मतलब S के लिए 0 है। ठीक, नेक्स्ट हमारा L इक्वल टू P के लिए L इक्वल टू 1 दिया है। ठीक, तो M की वैल्यू क्या आएगी, M की वैल्यू आएगी -L2 + L, मतलब क्या आया है, -L, L की वैल्यू 1 है तो -1 2 + 1, मतलब क्या है, -1 0 + 1। ठीक, ये M की वैल्यू है, मतलब इस ऑर्बिटल के लिए -1, इसके लिए 0 और इसके लिए +1। ठीक, इसी प्रकार हमारा L इक्वल टू 2 के लिए, L इक्वल टू 2 के लिए M की वैल्यू क्या आएगी, M इक्वल टू -2 2 + 2, -2 2 + 2, मतलब -2 -1 0 +1 और +2। ठीक, ए L इक्वल टू 2, L इक्वल टू 2 किसका होता है, L इक्वल टू 2 D का होता है। D के लिए क्या क्या आएगा, -2 -1 0 +1 +2। ठीक, इसी प्रकार F का भी हो जाएगा। F का क्या होगा, F के लिए क्या आती है वैल्यू,
एफ के लिए एल की वैल्यू 3 है, तो एफ के लिए क्या हो जाएगा, -3 से +3 तक, 1 2 3 4 7, -3 से +3, ठीक। ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्या, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर देखने के लिए थोड़ा हम देख लेते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में। जब कोई भी चीज घड़ी की दिशा में चलती है उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और जब कोई घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो उसे इस प्रकार से दिखाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको उल्टा करके दिखाते हैं, ठीक, इस प्रकार से। जब क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगा तो स्पिन क्वांटम नंबर एस की वैल्यू आती है +12, और एंटी क्लॉकवाइज रहेगी तो -12, ठीक। इसको देख लीजिए, अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चारों क्वांटम नंबर उसका निकालेंगे तो आप सीख जाएंगे क्वांटम नंबर निकालना, ठीक है। इसको नोट्स कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो आइए 2 क्वेश्चन कर लेते हैं क्वांटम नंबर पे, तो आपको क्वांटम नंबर निकालना आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ऑल क्वांटम नंबर ऑफ 6th इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक। तो इसमें 6th इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का देख लेते हैं कहाँ आ जाएगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का टॉपिक नंबर 8 क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। देखते हैं 8th इलेक्ट्रॉन किस में जाता है आपका, 2 4, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इस वाले सब सेल में गया, 2 सब सेल में, 2p सेल में, ठीक। तो यहाँ पे 2 है तो हमको क्या मिल गया, n=2, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो पहले नंबर लिखा रहता है वो n की वैल्यू होती है, ठीक। n=2 आ गया। अब l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू हमने p के लिए क्या निकालना था, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, ठीक। इसके पहले हम देख चुके हैं निकाल के। तो हम यहाँ l है, l के लिए क्या है, यहाँ 8th इलेक्ट्रॉन जो है वो p सब सेल में है, p सब सेल में है तो p सब सेल में l की वैल्यू 1 आई है तो l की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक। अब m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू l के लिए क्या होती है, -l 2 +l, यानी -1 2 +1 क्या क्या आ गया, -1 0 +1, ठीक। यहाँ देखते हैं p है, p में 3 ऑर्बिटल, या 4 है, 5वां इलेक्ट्रॉन 5th 6th 7th एंड 8th इलेक्ट्रॉन। हमको किसकी निकालनी है, 6th इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 5th 6th इस वाले इलेक्ट्रॉन का हमको चारों क्वांटम नंबर निकालना था। तो इसका क्या आएगा, -1 0 +1। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या है,
m की वैल्यू आई है क्या, m की वैल्यू आया है 0। ठीक, अब s की वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर निकालें तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो s की वैल्यू क्या आएगी +12। ठीक, ये आ गया इसके चारों क्वांटम नंबर। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ऑल क्वांटम नंबर ऑफ 14th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक, हमको निकालना कितना 14th इलेक्ट्रॉन। 14th इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 2 2 4 6 10 12, 12 के बाद सारे इलेक्ट्रॉन इसमें है, मतलब 14th इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल के पी सब सेल में आएगा। ठीक, तो क्या हुआ है, पी की निकाल लेते हैं इसका, ट्वेल्व है 30 14, मतलब इसी इलेक्ट्रॉन का हमको चारों क्वांटम नंबर निकालना है 50 60 70। ठीक, हमको इस वाले 14 वाले का निकालना था। तो हम इसको देखते हैं, मान दो चीज़ें हमको तुरंत मिल गई। पहला n की वैल्यू क्या है 3 है, ये 3 हो गया। p के लिए l की वैल्यू कितना आती है 1, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1 आया तो m इक्वल टू क्या आएगा -1 0 और +1, ये तीन वैल्यू आए, मतलब -1 इसका 0 इसका +1 उसका। ठीक, तो 14th वाले के लिए m की वैल्यू क्या है 0, m की वैल्यू इक्वल टू 0। ठीक, s की वैल्यू स्पिन क्या है इसका भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो +12। ठीक, ये हमने चारों क्वांटम नंबर कैसे निकाला जाता है उसको देख लिए।